हाय एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम फाइनल रिवीजन लेंगे, वो भी एलटी ग्रेड का। क्या सारे कैरेक्टर्स को, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उसका फाइनल रिवीजन ले लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में जाने से पहले इसको एक बार जरूर देख लेना। फाइनल अगर कहीं भी कैरेक्टर फंस रहे हो तो आज की इस वीडियो देखने के बाद फंसोगे नहीं, थोड़ा लेट हो गया इसको देने में। तो सबसे पहले पोइट्री सेक्शन को जानेंगे कि पोइट्री सेक्शन में क्या आप पढ़ने वाले हो। पोइट्री सेक्शन में सबसे पहले रेप ऑफ द लॉक के कैरेक्टर को जानेंगे। रेप ऑफ द लॉक जो कि एक अलेक्जेंडर पॉप का है, ये है ना। और इसमें जो कैरेक्टर है बेलिंडा जो कैरेक्टर है, ध्यान रखना, बेलिंडा जो कैरेक्टर है ना, ये पोइट्री की हीरोइन है। ये बहुत सुंदर है लेकिन घमंडी भी है, सुंदर भी है साथ में घमंडी भी है, ये भी ध्यान रखना है ना। और ये चीज़, ये जो अरबेला फर्मर है, इसका जो असली नाम है, ये नाम याद रखना, अरबेला फर्मर नाम की असली महिला पर आधारित है ये बेलिंडा। यानी कि ये जो अरबेला फर्मर है यही महिला है, या ये रियल वो लेडी है जिस पर ये बेलिंडा उसकी भूमिका निभा रही है, ये यूँ समझो। तो अरबेला फर्मर पर ही, इस असली नाम पर ही महिला आधारित है ये बेलिंडा, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा जो कैरेक्टर है बैरन, ये कैरेक्टर ना एंटागोनिस्ट है। ये जो कैरेक्टर है ये एंटागोनिस्ट है। इसी ने क्या किया था, इसी ने बेलिंडा की जो लॉक है उसको काट देता है ना। और ये जो रियल जो है लॉर्ड पैट्रे, इसको ध्यान रखना, लॉर्ड पैट्रे को याद रखना, ये लॉर्ड पैट्रे पर आधारित है। तो दो नाम याद रखना, अरबेला फर्मर। बेलिंडा किसका रोल निभा रही है, अरबेला फर्मर का, और बैरन किसका रोल निभा रहा है, लॉर्ड पैट्रे का, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा जो कैरेक्टर है एरियल, ये हवा का देवता है। ये क्या है, ये चीफ सिल्फ है। पूछा जाएगा कि बेलिंडा का चीफ सिल्फ कौन है, तो एरियल ही है, ओके। जो हमेशा क्या करता है, बेलिंडा को प्रोटेक्ट करता है, बेलिंडा को रक्षा करने की कोशिश करता है, ये इसका बॉडीगार्ड है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, अगला जो कैरेक्टर है अम्ब्रियल। अम्ब्रियल जो कैरेक्टर है ये ना अर्थली नॉम है, हु ब्रिंग्स स्प्लीन एंड बैड टेम्पर फ्रॉम द केव ऑफ स्प्लीन, ये ध्यान रखना है। ये जो अम्ब्रियल है ना, ये धरती का एक नॉम है। नॉम मतलब एक धरती का बौना है, जो उदासी और गुस्से की गुफा से बेलिंडा के लिए रोना धोना बदमिजाजी लेकर आता है। यही कहाँ से, केव ऑफ स्प्लीन से। केव ऑफ स्प्लीन से ये बेलिंडा के लिए क्या लाता है, स्प्लीन एंड बैड टेम्पर लेके आता है। तो अम्ब्रियल याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है क्लैरिशा। क्लैरिशा जो कैरेक्टर है ये वही महिला है जो बैरन को क्या देती है, सीजर्स देती है। बैरन को सीजर देती है काटने के लिए, लॉक काटने के लिए, है ना, उधार देती है। ये बेलिंडा के ऑपोजिट है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है शॉक, ये बेलिंडा का लैप डॉग है और बेलिंडा को यही जगाता भी है, शॉक। तो ये सारे कैरेक्टर प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ध्यान रखना है ये आपको। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट पे आ जाएंगे पैराडाइज लॉस्ट के बुक 1 में, जॉन मिल्टन की बुक 1 ही है। तो शैटन है, शैटन को जानते ही हो, प्रोटैगनिस्ट है, एंटी हीरो है, लीडर ऑफ द फॉलन एंजल्स। बेल्जेबब को याद रखना, ये यानी कि सैटन का सेकंड इन कमांड है। ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेकंड इन कमांड कौन है, सैटन का सेकंड इन कमांड कौन है, तो बेल्जेबब है ना, ये ध्यान रखना। शैटन जो है वो मेन कैरेक्टर है, एंटी हीरो है, वो फॉलन एंजल्स का लीडर है जो ईश्वर से विद्रोह करता है। बेल्जेबब जो है ये शैटन का सबसे खास साथी है, जिसे सेकंड इन कमांड कहा गया है। और नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मैमन। मैमन जो कैरेक्टर है ये कहाँ मिलेगा आपको, यहीं पे मिलेगा मैमन। और ये ना अ फॉलन एंजल रिप्रेजेंटिंग ग्रीड, ये लालच का प्रतीक है। यानी कि नर्क में भी ये गोल्ड की तलाश में नीचे देखता रहता है, सोने की तलाश में, तो मैमन को याद रखना। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मुल्सिबर, ये कौन है, ये आर्किटेक्ट ऑफ पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम इसी ने बनाया है, मुल्सिबर ने, और ये आर्किटेक्ट रहता है। इसी ने ही नर्क की जो राजधानी है, पेंडेमोनियम कैपिटल ऑफ हेल, ठीक है, नर्क की राजधानी है, ओके। तो ये बनाता है, इसी ने क्या किया, इसने ही नर्क की राजधानी पेंडेमोनियम का निर्माण किया है। ये मुल्सिबर एक आर्किटेक्ट रहता है, जब ये हेवन में रहता है तब भी वहाँ पे ये बनाता रहता है। द म्यूज़, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है म्यूज़, तो जो मिल्टन है ना, मिल्टन पोइट्री लिखने के लिए ना होली स्पिरिट को बुलाते हैं और यूरेनिया को इन्वोक करते हैं बाय मिल्टन, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो प्ले आ जाएगा माई लास्ट डचेस, ये भी हमें पोइट्री में चल रहे हैं, ठीक है, पोइट्री वाला। माई लास्ट डचेस में रॉबर्ट ब्राउनिंग को याद रखना, माई लास्ट डचेस जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसमें जो कैरेक्टर है द ड्यूक ऑफ फेरारा, ये स्पीकर है। ये कौन है, ये स्पीकर है, एरोगेंट है, पजेसिव है, जेलस है, बहुत घमंडी है, ईर्ष्यालु है, अपनी पत्नी को ना एज ए प्रॉपर्टी समझता है, मतलब पत्नी को प्रॉपर्टी समझने वाला पति है। इसने अपनी ही पत्नी को क्या किया है, मरवा दिया है, ठीक है। कहता नहीं है कि आई गेव कमांड,
देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, है ना। द लास्ट डचेस को याद रखना, द लास्ट डचेस ये कौन है, ये इनकी वाइफ है, किसकी, ड्यूक ऑफ फेरारा की, ठीक है, ड्यूक की मर चुकी पत्नी है। चीयरफुल है, ईजिली प्लीज्ड, इनोसेंट विक्टिम है, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत मासूम थी और हर किसी को देखकर ये मुस्कुरा देती थी और यही बात ड्यूक को पसंद नहीं थी। फरा पेंडोल्फ की बात करेंगे, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है फरा पेंडोल्फ, ये कौन है, ये ना डचेस का जो पोर्ट्रेट है यानी कि डचेस की जो पेंटिंग है उसका पेंटर है ये फरा पेंडोल्फ। वो जो फिक्शनल पेंटिंग है ना जिसने डचेस की पेंटिंग बनाई है, ये फरा पेंडोल्फ है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम का फेवरेट है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है क्लॉस ऑफ इंसबर्ग, है ना। अगला जो है ये वही स्कल्पचर है, स्कल्पचर ऑफ द स्टेचू ऑफ नेपच्यून टेमिंग अ शी हॉर्स, तो ये वही स्कल्पचर है, वही मूर्तिकार है जिसने नेपच्यून शी द्वारा समुद्री घोड़े को काबू करने वाली मूर्ति बनाई है। तो किसने बनाया है, क्लॉस ऑफ इंसब्रक। तो इस स्कल्पचर का नाम आपने याद रखना है, जो क्या बनाता है, नेपच्यून टेमिंग शी हॉर्स, तो क्लॉस ऑफ इंसब्रुक, इनका नाम याद रखना है। ये स्कल्पचर है, वो मूर्तिकार है, ठीक है। अब आ जाते हैं ला बैले डैम सेंस मर्सी में, ला बैले डैम सेंस मर्सी में जॉन कीट्स का है। इसमें सबसे पहला जो कैरेक्टर है द नाइट एट आर्म्स, है ना। ये कौन है, ये एक योद्धा है जो झील के किनारे पीला पड़ा और एकदम मरने की हालत में मिलता है। उसे एक महिला ने प्यार की जाल में फंसा कर क्या किया है, छोड़ दिया है। तो ये कैसा मिलता है, सोल्जर है, फाउंड पेल एंड लॉइटरिंग, सेड्यूस्ड एंड अबेंडेंड, तो ये ध्यान रखना है, ओके। अब बात करेंगे दूसरा जो है द लेडी, ये जो लेडी है ना यही वो द ला बैले डैम यानी कि एक फेरी चाइल्ड है, ब्यूटीफुल तो है बट डेंजरस है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये एक परी की बच्ची है, फेरी चाइल्ड है, बहुत सुंदर है लेकिन खतरनाक है, फेमी फैटल है, ऐसी महिला जो पुरुषों को बर्बाद करती है, फेमी फैटल है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन नेजिम एजिकल का है, तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें जो कैरेक्टर है मदर जिसे बिच्छू ने काटा है और बहुत ही ये क्या है, बहुत सहनशील है। लास्ट में कहती है कि थैंक्स गॉड द स्कॉर्पियन बिच, मतलब थैंक्स गॉड द स्कॉर्पियन, लास्ट में ये कहती है ना थैंक गॉड द स्कॉर्पियन बिट हर, हालांकि ये नहीं एग्जैक्ट ये वर्ड नहीं बोलती है, नॉट हर चिल्ड्रन, है ना। तो ये ध्यान रखना है, वो बोलती है ना थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, तो ये ध्यान रखना है। ये माँ है जो बहुत ही सेल्फलेस है, विक्टिम है, स्टोइक है, जिन्हें बिच्छू ने काट लिया, लास्ट में वो कहती है भगवान का शुक्र है बिच्छू ने मुझे काटा, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है दी फादर, ये एक रेशनलिस्ट स्केप्टिक हु ट्राइज हर्ब्स एंड पाउडर्स, तो ये ध्यान रखना है, ये एक तर्कवादी इंसान है लेकिन ये अंधविश्वास को नहीं मानते, लेकिन जब देखते हैं कि इनकी पत्नी दर्द से करा रही हैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो जड़ी बूटी और दवाइयों का यूज़ करते हैं जल्दी जल्दी में। द हॉली मैन, ये ध्यान रखना है, ये कौन है, ये परफॉर्म्स राइट टू टेम द पॉइजन, ये जो हॉली मैन है ना ये तंत्र मंत्र से जहर उतारने की कोशिश कर रहा है, तो ये ध्यान रखना। टिंटन एबे में आ जाएंगे विलियम वर्ड्सवर्थ पे, तो द स्पीकर जो है ये वर्ड्सवर्थ खुद ही है, जो स्पीकर है ना, वर्ड्सवर्थ खुद ही है, जो स्पीकर है वो खुद ही वर्ड्सवर्थ है, ये ध्यान रखना। एंड फ्रेंड एंड सिस्टर जिसे वो बोल रहे हैं, इनकी बहन है ड्रोथी वर्ड्सवर्थ, है ना। तो पोइट्री में इन्हें माई डियर फ्रेंड कहा गया है, ये भी ध्यान रखना है, अपनी बहन को वो माई डियर फ्रेंड कहते हैं। नेक्स्ट पे आ जाएंगे यूलिसिस, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अब बात करेंगे यूलिसिस में, मतलब पोइट्री में जहाँ जहाँ कैरेक्टर है वो सब लिया है मैंने, ठीक है। तो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का यूलिसिस में याद रखना है, यूलिसिस जो रहता है, यूलिसिस ये एक स्पीकर है, एन एजिंग किंग है, सीकिंग एडवेंचर ओवर डोमेस्टिक लाइफ, तो ये ध्यान रखना है, ये जो यूलिसिस है एक बूढ़ा राजा है जो घर पर खाली नहीं बैठना चाहता, उसे और यात्राएं करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, कुछ ऐसा। यूलिसिस के बेटे का नाम क्या रहता है, टेलीमाकस, ये यूलिसिस का बेटा रहता है, काफ़ी प्रूडेंट रहता है, सुटेबल फॉर गवर्निंग, यानी कि जिम्मेदारी संभालने के लिए समझदार है, राजकाज संभालने के लिए ये सुटेबल है, पिता से बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। फॉल टू यूलिसिस, ये ध्यान रखना। पेनीलोपे जो है ये इनकी वाइफ है ना, तो जो यूलिसिस की पत्नी है वो पेनीलोप है, और पोइट्री में इन्हें क्या कहा गया है, एज्ड वाइफ कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो पेनीलोप जो है इनकी वाइफ है। अब हम सेक्शन बी में आ जाएंगे, ड्रामा में। ड्रामा में जो इंपॉर्टेंट है सारे ले लेंगे हम, पोइट्री का देखो मैंने सारा ले लिया था, जो भी इंपॉर्टेंट थे सब, जहाँ पे भी आपको कैरेक्टर मिलेंगे सब ले लिया था, ये काफ़ी डिमांड थी इस कैरेक्टर की, सो मैं लास्ट मोमेंट पे दे रही हूँ, उसको देना चाहती थी कल ही बट थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से नहीं वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो मैकबेथ पे आ जाएंगे, विलियम शेक्सपियर का। मैकबेथ जो है, मैकबेथ कौन है, ट्रेजिक हीरो है, एम्बिशियस स्कॉटिश जनरल है, थाने ऑफ ग्लैमिस है, थाने ऑफ
कॉडर है, ये ध्यान रखना है। स्कॉटलैंड का सेनापति जो राजा बनने के लालच में फंस जाता है, खूनी भी बन जाता है और इसे ट्रेजिक हीरो भी कहा जाता है। लेडी मैकबेथ इनकी वाइफ है ना, मैकबेथ की पत्नी है। शुरुआत में ये पति को बहुत उकसाती है ना, मैनिपुलेट करती है बहुत ज़्यादा। बाद में ही क्या होता है, बाद में ये गिल्ट के कारण पागल हो जाती है और सुसाइड कर लेती है। ये वाइफ है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम बैंको। बैंको जो है ये मैकबेथ का दोस्त है। मैकबेथ इसे मरवा देता है, लेकिन इसका जो भूत है, बैंको का जो घोस्ट है, वह मैकबेथ को डराने आता है, तो ये ध्यान रखना है। एंड फ्लिंस ये कहाँ पे आता है, बैंक्वेट सीन में आता है, ये भी ध्यान रखना। फ्लिंस जो है ये बैंको का बेटा है जो सर्वाइव कर जाता है, बच जाता है। ये तो पूरी खानदान को ही ख़त्म करवाना सोच रहा था, बट फ्लिंस भाग जाता है वहाँ से, सिर्फ बैंको मर जाता है। तो ये ध्यान रखना है फ्लिंस के बारे में। ये बैंको का बेटा है जो हथियारों से बचकर भाग जाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है डंकन। डंकन कौन है, ये स्कॉटलैंड के राजा हैं और जिसका मर्डर कौन करता है, मैकबेथ करता है। तो स्कॉटलैंड के राजा है, बहुत अच्छे थे, दयालु थे, और जिसकी मैकबेथ सोते समय हत्या कर देता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मैकडफ। मैकडफ जो है ना, ये इंसान जो मैकबेथ को मारता है और अपनी माँ के पेट से नेचुरली समान रूप से पैदा नहीं हुआ है, सिजेरियन सी सेक्शन से हुआ है, सिजेरियन सेक्शन से, ये ध्यान रखना है। तो मैकडफ ही है, ये थाने ऑफ 5 है और यही मैकबेथ को मारता है और ये सिजेरियन सी सेक्शन से पैदा हुआ है, ये भी ध्यान रखना। मैल्कम कौन है, ये डंकन का सबसे बड़ा बेटा है और राइटफुल एयर यही है, असली जो उत्तराधिकारी है वो यही है, लास्ट में यही बनता है, लास्ट में राजा। 3 विचेस कौन है, द वियर्ड सिस्टर्स हु प्रोफेसी डूम। तो ये ध्यान रखना है, 3 जो चुड़ैलें हैं जो भविष्यवाणी करती हैं मैकबेथ राजा बनेगा, जिससे सारी तबाही वहीं से शुरू होती है। आ जाते हैं 12th नाइट पर। ये भी विलियम शेक्सपियर का ही प्ले है। तो 12th नाइट में जो वियोला ये प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि ये इसकी हीरोइन है। और डिस्गाइज हरसेल्फ सिजेरियो, पेज बॉय बनती है, ध्यान रखना है। मतलब जहाज डूबने के बाद ये खुद को बचाने के लिए लड़का बन जाती है और नाम रखती है सिजेरियो, पेज बॉय भी ध्यान रखना। ड्यूक ऑर्सिनो कौन है, ये शुरुआत में तो ओलिविया से प्यार करता है, इवेंचुअली लास्ट में ये वियोला से शादी कर लेता है, ये ध्यान रखना है। ड्यूक ऑर्सिनो ओलिविया से प्यार तो देता है, लेकिन जब ओलिविया से प्यार करता है शुरुआत में, लेकिन ओलिविया उसे भाव नहीं देती, लास्ट में वो वियोला से शादी कर लेता है। ओलिविया कौन है, ये एक वेल्दी काउंटेस है जो अपने भाई के शोक में है ना, वेल्दी काउंटेस है जो अपने भाई के मरने का शोक मना रही है और ये लड़का बने हुए वियोला से प्यार कर बैठती है। लास्ट में ये सिजेरियो से प्यार करने लगती है। सिजेरियो कौन रहता है, यही वियोला रहती है। कौन रहती है, यही वियोला रहती है। वियोला ही सिजेरियो के रूप में रहती है। इसको नहीं पता रहता है कि ये लड़की है, इसको लगता है लड़का है तो प्यार कर बैठती है, ठीक है। सेबेस्टियन याद रखना है, सेबेस्टियन जो है ये वियोला का ट्विन ब्रदर है, यानी कि ट्विन ब्रदर है, उसका जो जुड़वा भाई है। लास्ट में ओलिविया की शादी इसी से होती है, क्योंकि दोनों भाई जुड़वा हैं, भाई बहन तो मिलते हैं। मालविलियो की बात करेंगे, ये वही स्टीवार्ड है ना, वही स्टीवार्ड है, ओलिविया का घमंडी नौकर है और प्यूरिटेनिकल है, ट्रिक्ड इनटू वियरिंग येलो स्टॉकिंग्स। एग्ज़ाम फेवरेट ये भी है, ये भी ध्यान रखना, एग्ज़ाम का फेवरेट है ये भी। तो लेटर में ये लिखा रहता है कि हाँ ओलिविया मैडम को ये चीज़ें पसंद है, तुम भी पहनो, मुझे पसंद है तुम पहनो। तो ये बेचारा पहन लेता है ओलिविया को खुश करने के लिए, तो येलो स्टॉकिंग्स पहन लेता है, यानी कि पीले पीले मोजे यहाँ तक, पूरा नी तक, और गार्टर पहन लेता है, वो जो तिरछी पट्टियाँ होती हैं वो भी रहता है। तो ये ध्यान रखना है। सर टॉबी बेल्च, ये ध्यान रखना है, सर टॉबी बेल्च जो है ये ओलिविया का शराबी चाचा है, ओलिविया का ड्रंकर्ड अंकल है। सर एंड्रयू एग्विचिक कौन है, तो ये भी ध्यान रखना है, ये टोबी के आप फुलिश शूटर टू ओलिविया, ये टोबी का दोस्त है, टोबी इसको टोबी के पास ही रहता है और ये ओलिविया से शादी करना चाहता है ना। नेक्स्ट पे आ जाएंगे मारिया, ये ओलिविया की क्लेवर जेंटल वुमेन है ना, ओलिविया की क्या है, चालाक दासी है। एंड लास्ट में आ जाएंगे फेस्टे, ये वाइस क्लाउन है, जेस्टर है। तो क्लाउन की बात करेंगे तो फेस्टे ही है, ये प्ले का सबसे समझदार कैरेक्टर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि शाइलॉक है। शाइलॉक कौन रहता है, शाइलॉक वो वही जो इस मनी लेंडर है, डिमांड्स अ पाउंड ऑफ फ्लेश, जो किसकी डिमांड करता है, पाउंड ऑफ फ्लेश की डिमांड करता है ना, ये ध्यान रखना है। ये एंटोनियो से नफरत करता है और शर्त हारने पर उसके शरीर से पाउंड ऑफ फ्लेश मांगता है, ठीक है। एंटोनियो द मर्चेंट, सैड एंड जेनरस फ्रेंड टू बेशेनियो। तो एंटोनियो कौन रहता है, यही मर्चेंट है। अगर मर्चेंट ऑफ वेनिस में पूछा जाए कि मर्चेंट कौन है, ये टाइटल कैरेक्टर यही मर्चेंट है, एंटोनियो ही। तो एंटोनियो जो वेनिस का व्यापारी है, ये अपने दोस्त के लिए कर्जा लेता है और ये प्ले में उदास रहता है। पोर्शिया कौन है, ये वेल्दी एरेस है एंड डिस्गाइज एज बाल्थजर, यानी कि लॉयर।
यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो पोर्शिया है ये हीरोइन है इस प्ले की, और ये ना डिस्गाइज यानी कि भेष बदल लेती है और वकील बन जाती है। नाम क्या रखती है? बाल्थसर, है ना, और अपनी बुद्धिमानी से एंटोनियो को बचा भी लेती है। बेसेनियो ये एंटोनियो का दोस्त है और सूटर टू पोर्शिया, यानी कि पोर्शिया से शादी यही करता है। और चूज द लेट कास्केट, तो लेट कास्केट को चूज करने वाला भी यही है, बेसेनियो ही है ना। तो ये ध्यान रखना है, पोर्शिया एंटोनियो का दोस्त है, पोर्शिया से शादी भी यही करता है और शादी करने के लिए पैसे उधार लेता है, और ये लेट कास्केट को भी चुनता है। किससे पैसे उधार लेता है? एंटोनियो से, बेसेनियो जो है। नेरेशा ये पोर्शिया की मेड है और ये शादी किससे करती है? ग्रेशियानो से। तो एंटोनियो, बेसेनियो, ग्रेशियानो सब दोस्त हैं, ये ध्यान रखना है। तो पोर्शिया इसकी जो नरेशा जो होती है ना, ये इसकी दासी होती है जो बाद में ग्रेशियानो से शादी करती है। जेसिका कौन है? ये शाइलॉक की डॉटर है और ये लॉरेंजो के साथ एलोप कर जाती है, तो ये ध्यान रखना है। लॉन्सिलॉट गोबो कौन है? ये इस प्ले का क्लाउन है या यूँ बोलो सर्वेंट है, जो पहले शाइलॉक के पास नौकरी करता था, बाद में छोड़ के चला जाता है, बेसेनियो के पास चला जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो प्ले है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये बेन जॉनसन का है। इसमें याद रखना है आपको कैरेक्टर कि जो नोवेल है, नोवेल ये ओल्ड जेंटलमैन वरीड अबाउट हिज सन, है ना। जो नोवेल है ये बूढ़ा पिता है जो अपने बेटे की आदतों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। दूसरा जो कैरेक्टर है एडवर्ड नोवेल, ये कौन है? एडवर्ड नोवेल ये वही बेटा है जो द सन अ स्कॉलर, ठीक है। एडवर्ड नोवेल ये नोवेल का बेटा है जो स्कॉलर है और पोइट्री में मतलब पोइट्री में इंटरेस्ट रखता है। ब्रेन वॉर्म कौन है? तो ब्रेन वॉर्म ये नॉवल का, ये द सर्वेंट, अ मास्टर ऑफ डिस्गाइज एंड मैनिपुलेशन, तो ये नॉवल का क्या है? ये नॉवल का, देखिए ये बेटा है नॉवल का एडवर्ड नोवेल, और ये ब्रेन वॉर्म ये नॉवल का सर्वेंट है ना। ये ना डिस्गाइज में मतलब भेष बदलने में माहिर है ब्रेन वॉर्म, और पूरे प्ले में सबको नचाता है यही ब्रेन वॉर्म। कैप्टन बोबाडिल, कैप्टन बोबाडिल ये कौन है? ये ब्रैगरेट सोल्जर है, कावर्ड, यानी कि ये डिंगे हाँकने वाला सैनिक है ना। ये खुद को बहुत बहादुर बताता है और असल में डरपोक है। रियल में देखो तो डरपोक है लेकिन खुद को बहुत बहादुर बताता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है काइटली, काइटली ये कौन रहता है? एक मर्चेंट ऑब्सेस्ड विद जेलसी रिगार्डिंग हिज वाइफ, ये एक व्यापारी है जो हमेशा शक करता रहता है कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। तो ये चीज़ें कैरेक्टर को याद रखना है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैंने लिया है, अगर आना रहेगा यहीं से आ जाएगा। ऑल फॉर लव की बात करेंगे जॉन ड्राइडन की, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑल फॉर लव की। मार्क एंटनी, मार्क एंटनी ये रोमन हीरो है टॉर्न बिटवीन लव एंड ड्यूटी। तो ये ध्यान रखना, जो मार्क एंटनी है ये रोमन हीरो है, ये अपने प्यार यानी कि क्लियोपेट्रा और अपना जो कर्तव्य है यानी कि रोम के बीच फंसा हुआ है ना, मिस्र और रोम के बीच फंसा हुआ है, नहीं इजिप्ट, सॉरी इजिप्ट और रोम के बीच में फंसा हुआ, क्योंकि इजिप्ट की रहती है ना क्लियोपेट्रा, यानी कि इजिप्ट यानी कि क्लियोपेट्रा इसका प्यार है और इसकी ड्यूटी, इसका कर्तव्य, इसका देश रोम है, इस बीच में ये फंसा है और ये भावनाओं में बहने वाला इंसान है। क्लियोपेट्रा की बात करेंगे तो ये क्वीन ऑफ इजिप्ट है, एंटनी की लवर है, तो ये ध्यान रखना है। ये जो क्लियोपेट्रा है ये इजिप्ट की रानी है यानी कि मिस्र की रानी है, हाँ सही बोला था मैंने, कन्फ्यूज़न हो जाता है ना। मिस्र की रानी है और एंटनी की प्रेमिका है ये क्लियोपेट्रा, ठीक है। और ये बहुत सुंदर है लेकिन एंटनी की बर्बादी का कारण भी यही बनती है। वेंटिडियस ये जो कैरेक्टर आपको मिलेगा ना, ये एंटनी का जनरल है, जो वेंटिडियस है एंटनी का जनरल है, रिप्रेजेंट ड्यूटी एंड रोम। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ड्यूटी और रोम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ध्यान रखना है। यानी कि एंटनी का वफादार जनरल है और ये एंटनी को बार बार समझाता है कि भाई अपनी ड्यूटी याद रख ले और भूल जाओ उसको, रोम को याद, मतलब ड्यूटी यानी कि तुम क्या हो, तुम्हारे ऊपर रोम की जिम्मेदारी है, तुम्हारी जो ड्यूटी है, कुछ कर्तव्य है, उसको याद रखो। एलेक्सिस नेक्स्ट जो है ये एक यूनिक है ना, स्कीमिंग विलन। तो एलेक्सिस कौन है? एक यूनिक है जो रानी का नौकर है, ये एक ना विलन भी है, षड्यंत्रकारी भी है जो गलत फहमियाँ पैदा करता है प्ले में। ऑक्टिविया कौन है? ये एंटनी की वाइफ है, ये रिप्रेजेंट करती है डोमेस्टिक वर्चू। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि कौन सा कैरेक्टर है जो डोमेस्टिक वर्चू को रिप्रेजेंट करती है, तो वो ऑक्टिविया है। कौन? एंटनी की वाइफ है ना, ये ध्यान रखना है। ऑक्टिविया ये एंटनी की पत्नी है और सीजर की बहन है, जो ऑक्टिविया है ये सीजर की बहन है, ये ध्यान रखना है। और ये डोमेस्टिक वर्चू और शांति का प्रतीक है, पूछा जाता है क्लियोपेट्रा के ऑपोजिट। डोलाबिला कौन है? ये एंटनी का फ्रेंड है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, एंटनी का फ्रेंड है जो डोलाबिला है। एंटनी को शक होता है कि इसका क्लियोपेट्रा के साथ चक्कर है, जिससे एंटनी को क्या हो जाती है? जेलसी हो जाती है, तो ये ध्यान रखना है। आर्म्स एंड द मैन में आ जाएंगे हम, तो आर्म्स एंड द मैन जे बिशॉप। तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है आर्म्स एंड द मैन में
रैना पिटकॉफ है। ठीक है, ये जो रैना पिटकॉफ है ये रोमांटिक हीरोइन है, या यूँ बोलो कि इस प्ले की हीरोइन है। इवेंचुअली डिसइल्यूजन विद वॉर, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो रैना पिटकॉफ है ये इस प्ले की हीरोइन है। शुरुआत में ये युद्ध और प्यार को लेकर बहुत फिल्मी, बहुत रोमांटिक ख्यालात रखती है ना, कि युद्ध कैसा, मतलब युद्ध को लेकर और प्यार को लेकर काफ़ी फिल्मी रोमांटिक ख्यालात रखती है, लेकिन बाद में इसे रियलिटी समझ में आती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है कैप्टन ब्लंटशील्ड, अगला जो कैरेक्टर है आपका कैप्टन ब्लंटशील्ड, इसको याद रखना, इसे चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहा जाता है। और किसने नाम दिया था? रैना पिटकॉफ ही नाम देती है ना। इसे चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहा जाता है। ये एक प्रैग्मेटिक मशीनरी, एक प्रैग्मेटिक मशीनरी है, यानी कि व्यवहारिक सैनिक है जो युद्ध में गोलियों की जगह क्या रखता है? चॉकलेट रखना पसंद करता है। तो हीरो ऑफ द प्ले है ये, एंटी रोमांटिक हीरो है, ये ध्यान रखना, एंटी रोमांटिक हीरो। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है सर्जियस सेरानोफ। सर्जियस सेरानोफ ये रैना का फियांसे है, रैना की मतलब रैना का मंगेतर है। शुरुआत में तो यही देखने को मिलता है, और ये देखने में बहुत सुंदर है, बहुत बहादुर है, लेकिन दिमाग से ये फुलिश है। डैशिंग तो है बट दिमाग से ये क्या है? फुलिश है, मूर्ख है। इसका जो तकिया कलाम क्या बोल सकते हैं? कैच फ्रेज बोल सकते हैं ना। ये बार बार बोलता है आई नेवर विदड्रॉ, तो ये नाम याद रखना, कैच फ्रेज बोल सकते हो, ये इसका तकिया कलाम है ना। बोलता रहता है, जो हम बोलते रहते हैं तकिया कलाम, आई नेवर विदड्रॉ, ये बार बार बोलता है आई नेवर विदड्रॉ, मतलब मैं कभी पीछे नहीं हटता, तो इसका कैच फ्रेज याद रखना। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है लूका जो है ये सर्वेंट गर्ल है, घर की नौकरानी है और काफ़ी एम्बिशियस है, और लास्ट में शादी किससे हो जाती है? शादी सर्जियस से हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जो लूका है वो घर की नौकरानी है, बहुत महत्वाकांक्षी है, और ये नौकर नहीं बने रहना चाहती, मतलब घर की नौकरानी या नौकर जैसा काम ये नहीं करना चाहती, इसलिए सर्जियस को फंसाकर उससे शादी कर लेती है। ठीक है, निकोला कौन है? तो ये प्रैक्टिकल सर्वेंट है, ये लूका का फियांसे था। शुरुआत में ये लूका का क्या था? फियांसे था, है ना, समझदार नौकर, और ये जानता है कि अमीर लोग कैसे होते हैं। ये लूका का मंगेता था, लेकिन उसके भले के लिए उसे छोड़ देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये कैरेक्टर थे इंपॉर्टेंट। जॉन गॉल्सवर्दी पे आ जाएंगे तो विलियम फॉल्डर जो है ये जूनियर क्लर्क है, जिसने वो फॉर्जरी कमिट की थी, किसे बचाने के लिए? रूथ हनीवेल को। तो जूनियर क्लर्क है, ये स्वभाव से अपराधी नहीं है, लेकिन ये रूथ को उसके अत्याचारी पति से बचाने के लिए चेक में जालसाजी करता है, फॉर्जरी करता है, और ये कानून की चक्की में पिसने वाला एक विक्टिम भी है, तो ये भी ध्यान रखना। अच्छा, इस फॉर्जरी क्या करता है? 9 पाउंड को ये 90 पाउंड बना लेता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है रूथ हनीवेल, मैरिड वुमेन फाल्डर ट्राई टू सेव फ्रॉम द अब्यूजिव हस्बैंड, तो यही है रूथ हनीवेल, यानी कि ये मैरिड महिला होती है जिसे फाल्डर प्यार करता है और ये बचाना चाहता है इसके अब्यूजिव हस्बैंड से। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है जेम्स हाउ एंड वॉल्टर हाउ, ये दोनों सॉलिसिटर्स हैं, वकीलों के फर्म के मालिक हैं, है ना, फॉल्डर के बॉस हैं। ये दोनों जेम्स हाउ एंड वॉल्टर हाउ, ये फॉल्डर के क्या हैं? बॉस हैं, वकीलों के फर्म के मालिक हैं। जो जेम्स हाउ है ना ये काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, और वहीं पे वॉल्टर हाउ ये काफ़ी नरम दिल के हैं, है ना, नरम दिल के हैं, ध्यान रखना। रॉबर्ट कुक्सन जो है ये मैनेजिंग क्लर्क है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सीनियर क्लर्क रहता है, विलियम फाल्डर जूनियर क्लर्क रहता है। सिंपैथेटिक टू फाल्डर, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो रॉबर्ट कुक्सन है ये फाल्डर के प्रति ज़्यादा सहानुभूति रखते हैं और जेल में उससे मिलने भी जाते हैं। नेक्स्ट जो आ जाएंगे हैरोल्ड पिंटर। हैरोल्ड पिंटर का दी बर्थडे पार्टी है ना, ड्रामा में हम लोग चल रहा है ना। अच्छा हाँ, इसके बाद ड्रामा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, नहीं यहाँ पे, उसके बाद हम प्रोज पे आ जाएंगे। चलिए अब आ जाएंगे हम बर्थडे पार्टी। ये जो बर्थडे पार्टी किसका है? हैरोल्ड पिंटर का है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो स्टैनले वेबर है। ये मेन प्रोटैगनिस्ट है, फॉर्मर पियोनिस्ट लिविंग इन अ बोर्डिंग हाउस। तो ये ध्यान रखना है, शुरुआत में ये पियोनिस्ट रहता है ना, ये एक बोर्डिंग हाउस में छिपा हुआ पुराना पियोनिस्ट है, ठीक है। ये अपने आप को बताता है कि मैं पहले एक पियोनिस्ट था, और ये कहाँ छुपा हुआ है? बोर्डिंग हाउस में, और ये हमेशा डरा हुआ रहता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मेज बोल्स, ये कौन रहती है? वो लैंड लेडी रहती है, जो स्टैनले को ना अपने बच्चे की तरह मानती है ना, वो मकान मालकिन रहती है। ये स्टैनले को एक बच्चे की तरह ट्रीट करती है और उसका बर्थडे भी मनाती है, भले ही उसका जन्मदिन ना हो। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है पेटी बोल्स ये मेज का हस्बैंड है, एक डेक चेयर अटेंडेंट है, ध्यान रखना इसको। पेटी बोल्स जो है ना ये क्या है? ये इनका मतलब मेज का हस्बैंड है, ये डेक चेयर अटेंडेंट है। जैसे वहाँ पे होता नहीं है कि
समुद्र के किनारे क्या बोलते हैं, बीच वगैरह पे जो चेयर रहती है उसको देखने भालने वाला, हटाने रखना, साफ सफाई करना, वो ये काम करता है। गोल्डबर्ग एंड मैकेन, ये दोनों मिस्टीरियस पर्सन है, मिस्टीरियस इंट्रूडर्स हैं, मैनस हैं ये दोनों, है ना। दो रहस्यमयी अजनबी जो बाहर से आते हैं और स्टैनले का मानसिक संतुलन बिगाड़ देते हैं, और ये समाज व्यवस्था का प्रतीक हैं, गोल्डबर्ग एंड मैकेन। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है लुलू, लुलू जो कैरेक्टर है ये आपको नेबर गर्ल, यानी कि नेबर गर्ल है, इसी में मिलेगी, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट जो प्ले है दी हैरी ऐप, यूजीन ओनील का दी हैरी ऐप है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है यंग, जिसका रियल नेम क्या है, बॉब स्मिथ है, ध्यान रखना। ये फायरमैन ऑन लाइनर रिप्रेजेंट द एलिनेटेड वर्क दी हैरी ऐप, ठीक है। तो यंग जो है ये स्टॉकर होता है, कौन होता है, ये एक स्टॉकर होता है, यानी कि कोयला झोंकने वाला, है ना। तो यंग जहाज के इंजन के मतलब इंजन रूम में कोयला झोंकने वाला एक मजदूर है, और ये काफ़ी ताकतवर है, लेकिन सोचता ये है कि ये समाज से कटा हुआ है और ख़ुद को ना हैरी ऐप महसूस करता है। क्या, हैरी ऐप फील करता है, यानी कि बालों वाला वनमानुस फील करता है, क्योंकि ये समाज में फिट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मिल्ड्रेड डगलस, ये एक वेल्दी स्टील टाइकून की डॉटर है। कॉल्स यंग फिल्दी बिस्ट, यही कहती है, ये नीचे चली जाती है ना, शिप के नीचे वाले कॉर्नर में आ जाती है, यानी कि जहाँ पे इंजन वाला रूम होता है वहाँ पे आ जाती है और इसको देख लेती है, क्योंकि ये उस समय कोयला झोंकता रहता है और पूरा शरीर काला हुआ रहता है, तो इसको देख लेती है, फिल्दी बिस्ट कह के वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो ये मिल्ड्रेड डगलस ही होती है, ये एक वेल्दी स्टील टाइकून की बेटी होती है, यही बोलती है, अमीर लड़की है जो इंजन रूम में देखने जाती है, और यंग को देखकर ये फिल्दी बिस्ट, गंदा जानवर कह देती है, और यही बात यंग के दिल पर लग जाती है। तो ये सारे की वर्ड है, ध्यान रखना है। पैडी, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है पैडी, पैडी आपको कैरेक्टर कहाँ मिलेगा, ये ओल्ड आयरिश मैन है, नॉस्टैल्जिक फॉर द डेज ऑफ सेलिंग शिप्स। तो ये ध्यान रखना, जो पैडी है ये बूढ़ा आयरिश नॉविक है, जो पुराने ज़माने के जहाज़ों को याद करता था, जो काम मतलब जब काम में सुकून था, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है लॉन्ग, ये एक सोशलिस्ट फायरमैन है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम ऑल माई सन्स पे आ जाएंगे, आर्थर मिलर का। आर्थर मिलर की बात करेंगे, जो किलर, जो किलर आपको कहाँ मिलेगा, ये एक बिजनेसमैन है हु सोल्ड फॉल्टी सिलेंडर हेड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये ध्यान रखना है। तो जो किलर जो है ये एक बिजनेसमैन है जिसने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो खराब हवाई जहाज़ के जो पुर्जे थे, यानी कि वर्ल्ड वॉर जब सेकेंड हुआ था उसमें जो खराब हवाई जहाज़ के पुर्जे थे, सिलेंडर हेड्स थे, वो बेचे थे, जिससे 21 कितने पायलट की 21 पायलट्स की 21 पायलट्स मारे गए थे। वह अपने परिवार के लिए पैसा कमाना चाहता था, इसलिए ऐसा किया था। किसने, जो किलर ने किया था, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए पैसा कमाना चाहता था। नेक्स्ट जो है केट किलर, केट किलर ये कौन है, ये मदर है, ठीक है, ये मदर है, यानी कि जो किलर की पत्नी है, ओके। और रिफ्यूज टू बिलीव हर सन लैरी इज डेड, तो ये ध्यान रखना, ये क्या है कि ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इसका बेटा जो लैरी है वो युद्ध में मर चुका है, ये अंधविश्वास में जी रही है, इसको लग रहा है मेरा बेटा नहीं मरा, मानने को तैयार नहीं है। इसका जो बेटा है लैरी केलर ना, इसका बस दिखाता नहीं है, मतलब प्ले में ये आता नहीं है, कोई एक्शन कोई डायलॉग बोलता नहीं है, बस इसका नाम ही रहता है कि हाँ बेटा आएगा मेरा, वो जिंदा है, ऐसे गायब रहता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है क्रिस केलर, ये जो है ये सर्वाइविंग सन है, आइडियलिस्ट है, वॉन्ट्स टू मैरी एन डीवर, किससे शादी करना चाहता है, एन डीवर, और एन डीवर पहले किसकी फियोंसे रहती है, तो लैरी की फियोंसे रहती है, ये ध्यान रखना है। तो क्रिस केलर यही बचा हुआ बेटा रहता है, काफ़ी आइडियलिस्ट होता है और अपने पिता को मूर्ति मानता है, मतलब सच्चाई जानने से पहले अपने पिता को ये क्या मानता है, मूर्ति। और ये शादी किससे करना चाहता है, एन डीवर से। एन डीवर पहले किसकी फियोंसे थी, लैरी की। लैरी की जब डेथ, अच्छा पता चलता कि लैरी की शायद डेथ हो गई है, गायब हो चुका है, तो एन डीवर भी इससे शादी करना चाहती, किससे, इसके भाई से, क्रिस केलर से, तो ये ध्यान रखना है। एन डीवर लैरी की फॉर्मर फियोंसे है, स्टीव डीवर्स की डॉटर है। तो जो किलर फंसता है ना, तो वो स्टीव डीवर को ही फंसा देता है और जेल में ये स्टीव डीवर ही जाता है, ये ध्यान रखना है। तो एन डीवर जो है ये लैरी की मंगेतर थी, अब क्रिस से शादी करना चाहती है, और ये उस आदमी यानी कि स्टीव डीवर की बेटी है जिसे जो किलर ने फंसाया था। लैरी किलर ये कौन है, मैंने बताया था लैरी किलर ये सन वही है जिसने सुसाइड कर लिया था। बाद में पता चलता है एक लेटर से कि लैरी ने सुसाइड कर लिया था, है ना। तो वो ये वही बेटा है जो युद्ध में गायब हो गया था। बाद में पता चलता है कि इसने अपने पिता के पापों के कारण सुसाइड कर लिया था। इसको पता चल जाता है कि मेरे पिता ने ऐसा ऐसा किया, तो इसको बहुत शर्मिंदगी फील होती है, इस वजह से ये कर देता है। तो नेवर अपीयर्स ऑन स्टेज, स्टेज पे कभी एक कैरेक्टर आता नहीं है, ये ध्यान रखना है।
अब आ जाते हैं हम हैवदन, गिरीश कर्नाड के। हैवदन की बात करेंगे तो देवदत्त है, ये इंटेलेक्चुअल पोएट है, हेड, यानी कि जो देवदत्त है ये एक इंटेलेक्चुअल पोएट है, मतलब कह सकते हैं विद्वान भी है और पोएट भी है ना हैवदन। और ये ना ये बुद्धि का प्रतीक है, यानी कि हेड का। कपिला की बात करेंगे, यानी कि कपिल द ब्लैक स्मिथ रेसलर बॉडी, ये एक ब्लैक स्मिथ है और ये योद्धा रहता है, मतलब रेसलर पहलवान रहता है, योद्धा नहीं, रेसलर पहलवान रहता है, और ये बॉडी का प्रतीक है। मतलब देवदत्त के पास ध्यान रखना, देवदत्त जो है ना इसके पास दिमाग अच्छा है, शरीर इसकी कमज़ोर है, और कपिल के पास इसके पास बॉडी अच्छी है, दिमाग कमज़ोर है, तो ये ध्यान रखना है ना। पद्मनी ध्यान रखना, वो औरत है जो देवदत्त से शादी कर लेती है, बट कपिल की डिज़ायर रखती है, कपिल को चाहती है ना। देवदत्त तो शादी तो कर लेती है बुद्धि के लिए, लेकिन कपिल के शरीर की तरफ हमेशा क्या रहती है, आकर्षित रहती है। इसको ना क्या चाहिए, इसको देवदत्त जैसा दिमाग चाहिए, कपिल जैसी बॉडी चाहिए। हैवदन याद रखना यहाँ पे कि हैवदन द मेन विद हॉर्स हेड, यानी कि एक और कहानी चलती है, सबप्लॉट का कैरेक्टर है जिसका सिर घोड़े का है, शरीर इंसान का, तो ये भी अधूरेपन का ही प्रतीक है। लास्ट में क्या होता है, ये पूरा घोड़ा बन जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन सी में, प्रोज यानी कि नॉवेल्स, फिक्शन यानी कि नॉवेल्स में जान लेते हैं। नॉवेल्स में कौन कौन से कैरेक्टर का है। अच्छा, नॉवेल्स में आ जाएगा आपका सारे कैरेक्टर हो जाएंगे, नहीं मुझे लगता है सारा कैरेक्टर आ जाएगा नॉवेल्स में, ये सारे नॉवेल्स में ही हैं, हाँ इतना ही है, नॉवेल्स सारे मेन कैरेक्टर हैं। एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना एग्ज़ाम में जाने से पहले, ऐसे बाकी पढ़ा तो है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं फिक्शन पे। सबसे पहले देखेंगे जोसेफ एंड्रयू, ये हेनरी फील्डिंग का नॉवल है जोसेफ एंड्रयू, ठीक है। तो जोसेफ एंड्रयू में हम देखेंगे जो जोसेफ एंड्रयूज़ है ये फुटमैन वर्चुअस ब्रदर ऑफ पैमिला। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो जोसेफ एंड्रयू है ये हीरो है, जोसेफ एंड्रयू का प्रोटैगनिस्ट जोसेफ एंड्रयूज़ है, टाइटल कैरेक्टर है, ये सुंदर है और ये वर्चुअस सर्वेंट है, ठीक है, यानी कि पवित्र सर्वेंट है, और ये पैमिला का भाई कहा जाता है जो अपनी इज्जत या अपनी चेस्टिटी बचाते हुए भागता है। देखिए यहाँ पे जो जोसेफ एंड्रयू है ना ये किसका पैरोडी है, यानी कि हेनरी फील्डिंग ने किसका पैरोडी लिखा है, सैमुअल रिचर्डसन का जो पैमिला था उसका पैरोडी लिखा है। तो पैमिला क्या करती है उसमें, वो अपनी चेस्टिटी बचाती है, तो सेम उसी तरह जोसेफ एंड्रयू भी क्या करता है, वो भी अपनी पवित्रता बचाता है, तो इसीलिए पैमिला का भाई कहा गया है उसे, ये ध्यान रखना। पार्सन एडम्स ये कौन है, एब्सेंट माइंडेड बेनिवोलेंट क्लर्जीमैन है ना, क्विक्सोटिक कैरेक्टर है ये। तो पार्सन एडम्स एक पादरी है, बहुत भुलक्कड़ है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, बहादुर है, और ये जोसेफ का गुरु और साथी भी है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है लेडी बूबी कहाँ मिलेगी, ये जोसेफ की एम्प्लॉयर है, यानी कि मालकिन है, और हु अटेम्प्ट टू सेड्यूस हिम, जो क्या करती है, जो जोसेफ को फंसाने की कोशिश करती है और मना करने पर उसे नौकरी से निकाल भी देती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है फैनी गुडविल कौन है, ये जोसेफ चाइल्डहुड स्वीट हार्ट या वाइफ बोल सकते हो, है ना। फैनी गुडविल जो है ये गरीब अनपढ़ लड़की है जिससे जोसेफ प्यार करता है, ठीक है। मिसेज सैली स्लिप स्लॉप, ये कौन है, मिसेज स्लिप स्लॉप, तो ये लेडी बूबी की मेड है, लेडी बूबी की क्या है, ये नौकरानी है। और हाइडियस एंड लस्टफुल, ये बहुत बदसूरत है और ये भी जोसेफ के पीछे पड़ी हुई है, तो ये ध्यान रखना है। प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन का, तो ध्यान रखना है जेन ऑस्टिन में, ध्यान रखना है इसमें 5 डॉटर्स है ना, मिस्टर जो बैनेट हैं उनके 5 बेटियां हैं। सबसे पहली जेन है, दूसरी एलिजाबेथ है, तीसरी मैरी है, चौथी किटी है और 5वीं लीडिया है, ऐसे याद रख सकते हो। किटी को ही कैथरीन कहा गया है। एलिजाबेथ बैनेट ये प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले की, इंटेलिजेंट है, प्रिजुडिस है अगेंस्ट डार्सी। तो एलिजाबेथ जो है ये इस प्ले की, इस नॉवेल की हीरोइन है, बहुत समझदार है, बहुत विट है, हाजिर जवाब है, और इसे डार्सी के प्रति ना प्रिजुडिस हो जाता है, मतलब डार्सी के प्रति ये पूर्वाग्रह यानी कि गलत सोच लेती है कि डार्सी घमंडी है एंड ऑल दैट, इस तरह, ठीक है। तो डार्सी यहाँ पे ध्यान रखना, प्राइड कौन है, प्राइड डार्सी है, प्रिजुडिस यही है एलिजाबेथ बैनेट है जो डार्सी के प्रति रखती है। उसके बाद आ जाएंगे फिट्ज विलियम डार्सी,
ये जो फिट्ज विलियम डार्सी है ये कौन है, ये हीरो है इस नॉवल का। ये वेल्दी है, प्राउडी है, फॉल्स फॉर एलिजाबेथ। तो फिट्ज विलियम डार्सी ये बहुत अमीर है, लेकिन शुरू में इसे अपनी रईसी का घमंड होता है, बाद में ये सुधर जाता है, बाद में ये इससे शादी भी कर लेता है, किससे, एलिजाबेथ बेनेट से। लास्ट में शादी भी हो जाती है डार्सी और एलिजाबेथ की। फिर आ जाएंगे जेन बेनेट, ये एलिजाबेथ की जेंटल सिस्टर है, सबसे बड़ी बहन यही है जेन बेनेट। ये एलिजाबेथ की बड़ी बहन है, सबसे सुंदर है, शांत स्वभाव की है, और इसकी शादी किससे होती है, बिंगले से होती है। ये ध्यान रखना, बिंगले से। ये रहे मिस्टर बिंगले, ये रहते हैं, मतलब 3 शादियाँ होती हैं। तो एलिजाबेथ की शादी डार्सी से होती है, और जेन की शादी बिंगले से होती है, और एक जो सबसे छोटी बहन होती है लीडिया, वो तो एलोप कर जाती है, उसकी शादी विकम से होती है। तो मिस्टर बिंगले याद रखना यहाँ पे, जो मिस्टर बिंगले हैं ये पॉम्पस क्लर्जीमैन है, एयर टू बेनेट स्टेट, ठीक है, बेनेट स्टेट के ये उत्तराधिकारी हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, अच्छा मैंने किसी और का बता दिया, एक सेकेंड। हाँ, मिस्टर बिंगले कौन है, ये डार्सी के एमिएबल फ्रेंड है, यानी कि डार्सी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और लास्ट में ये क्या करते हैं, जेन से शादी करते हैं। मिस्टर कॉलिंस कौन है, ये क्लर्जी मैन है, जो बेनेट स्टेट के ये एयर हैं। जॉर्ज विकम कौन है, विकम, ठीक है, जॉर्ज विकम ये विलन है, इस प्ले का विलन है, ठीक है। ये मिलिशिया ऑफिसर हु एलोप्स विद लीडिया, जो लीडिया के साथ भाग जाता है, लास्ट में इसके साथ शादी भी हो जाती है, ये ध्यान रखना। लीडिया बेनेट ये सबसे छोटी बेटी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, चार्ल्स डिकेंस। अब जो कैरेक्टर की बात हम करेंगे, पिप, जिसका पूरा नाम क्या है, फिलिप पिप। ये इस कहानी का ना, इस नॉवल का ये नरेटर भी है, या प्रोटैगनिस्ट में, कहानी का हीरो भी है, नरेटर भी है। ये बहुत गरीब अनाथ है जो जेंटलमैन बनना चाहता है। नेक्स्ट जो है स्टेला ये मिस हैविशम की गोद ली हुई बेटी है। इसे पुरुषों का दिल तोड़ने के लिए पाला गया, मतलब मिस हैविश में इसको ऐसा पाला है कि तुम सिर्फ पुरुषों का दिल तोड़ोगी। ये बहुत सुंदर है, लेकिन इसका दिल मिस हैविश में एकदम पत्थर बना दिया है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मिस हैविश में साथ हुआ था, मिस हैविश में को क्या मिला था, धोखा। एक पुरुष ने धोखा दे दिया था जिसका नाम था कॉम्पिशन, जिसने इसको धोखा दिया था, है ना, कॉम्पिशन। तो इसीलिए इसको ना पूरी मर्द जात से ही नफरत हो जाती है, इसलिए इसका पालन पोषण, ये किसका पालन पोषण, स्टेला का करती है। और कुछ इस तरह करती है कि स्टेला से भी कभी कोई लड़का आदमी प्यार करेगा तो ये क्या करेगी, सिर्फ दिल तोड़ेगी, रिजेक्ट करेगी। और पिप इसको बहुत प्यार करता था, स्टेला को, लेकिन ये क्या करती थी, दिल तोड़ दी थी। तो क्योंकि इसको इस तरह इसका अपब्रिंगिंग की थी ये मिस हैविश क्योंकि मिस हैविश में बदला लेना था, तो ये इसके थ्रू लेती थी, है ना। मिस हैविश में याद रखना, मिस हैविश में जो है ये वेल्दी स्पिनिस्टर है, वियर्स अ वेडिंग ड्रेस, स्टॉप्ड क्लॉक्ड। तो 3 चीज़ें याद रखना है। ये एक अमीर बूढ़ी औरत है जो हमेशा शादी के जोड़े में रहती है, क्योंकि उसकी शादी वाले दिन ही दूल्हे ने इसे धोखा दिया था। और इसने क्या किया, जैसे ही इसने सुना तो ये अपने घर की सारी घड़ियाँ 8:40 पे बंद कर देती है, 8:40, ये टाइम भी याद रखना है, 8:40 पर सारी घड़ियाँ ये बंद कर देती, क्योंकि उसी समय इसको खबर मिलती है कि इसका मंगेतर भाग गया है छोड़ के। कॉम्पिशन इसका मंगेतर रहता है ये, और उसी समय एक पैर में ये सैंडल भी पहने रहती है, एक पैर में नहीं, तो वो ऐसे भी रहती है, और वेडिंग ड्रेस वही पहने रहती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है एबल मैगविच। एबल मैगविच कौन है, ये कन्विक्ट है, यानी कि वो भगोड़ा है, भगोड़ा कैदी है। पिप सीक्रेट बेनिफैक्टर, जिसको बचपन में पिप ने मदद किया था इसकी, है ना, जब भाग के ये आया था तो पिप से ही मिला था, तो पिप ने इसकी मदद की थी। बाद में क्या होता है, यही पिप का सबसे बड़ा सीक्रेट बेनिफैक्टर बनता है, ठीक है। पिप बचपन में इसकी मदद के बाद में यही कैदी पिप का सीक्रेट बेनिफैक्टर बनता है। पिप सोचता है कि शायद मेरी हेल्प, जेंटलमैन बनने की हेल्प कौन कर रही है, मिस हैविश में कर रही है, पिप ऐसा सोचता है। लेकिन लास्ट में पता चलता है मिस हैविश में नहीं, ये मेरा रहता है बेनिफैक्टर एबल मैगविच। तो ध्यान रखना। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो एबल मैगविच है ना, इसकी बेटी रहती है स्टेला, इसी की बेटी रहती है स्टेला। खैर, जो गार्गरी याद रखना। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है जो गार्गरी, ये ना पिप का ब्रदर इन लॉ है, जीजा है। जो ब्लैक स्मिथ है, सिंबल ऑफ काइंडनेस, ये काइंडनेस का सिंबल है, वो काफ़ी दयालु है, निस्वार्थ प्यार करते हैं ये पिप से। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मिसेस जो। मिसेस जो कौन है, ये पिप के अब्यूजिव सिस्टर है, तो ये ध्यान रखना है ना, मिसेस जो। नेक्स्ट पे आ जाएंगे द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, थॉमस हार्डी का है ये नॉवल। इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो माइकल हेंचर्ड है।
ये प्रोटैगनिस्ट है, सेल्स हिज वाइफ इन ड्रंकन फिट, अ मैन ऑफ कैरेक्टर। होता क्या है, जो ये हीरो है इस नॉवल का, ठीक है, होता क्या है, कहानी की शुरुआत में ही ये नशे में रहता है, नशे में धुत होकर ये अपनी पत्नी और बेटी को कितने गिनी में बेचता है, 5 गिनी में। कितने गिनी में, 5 गिनी में, GUINEAS, 5 गिनीज में ये बेच देता है। बाद में ये शहर का मेयर बनता है, लेकिन अपने कर्मों की सज़ा पाता है। बाद में ये शहर का मेयर भी बन जाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है डोनाल्ड फ्राफ्रे। डोनाल्ड फ्राफ्रे कौन है, ये एक स्कॉट्स मैन है, यानी कि एक स्कॉटिश मैनेजर है, और ये हेंचर्ड का दोस्त बनता है। हेंचर्ड का राइवल भी है, फॉयल भी है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये हेंचर्ड का दोस्त बनता है, लेकिन बाद में इसका राइवल भी बन जाता है, और ये मॉडर्न और प्रैक्टिकल है, ठीक है, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल का प्रतीक है, ये ध्यान रखना है। एलिजाबेथ जेन ध्यान रखना है, ये हेंचर्ड की स्टेप डॉटर है, ठीक है, ऑब्जर्वेंट एंड रेजिलिएंट। तो ये ध्यान रखना है, जो एलिजाबेथ जेन है ये हेंचर्ड की सौतेली बेटी है, जिसे वो अपनी बेटी समझता है, और वो बहुत शांत है, बहुत सहनशील है। लुसेटा याद रखना, लुसेटा टेम्पलमैन, ये हेंचर्ड की फॉर्मर लवर है। बाद में ये फ्राफ्रे से शादी कर लेती है ना, हेंचर्ड की पुरानी प्रेमिका, बाद में ये फारफ्रे से शादी कर लेती है, ठीक है, फारफ्रे से। नेक्स्ट पे आ जाएंगे न्यूशन कौन है, ये सेलर है हु बॉट हेंचर्ड वाइफ। ये वही सेलर है जिसने हेंचर्ड की वाइफ को खरीदा था, तो ये ध्यान रखना, हेंचर्ड ने इसे ही बेचा था। नेक्स्ट पे आ जाएंगे एनिमल फार्म, जॉर्ज ऑरवेल की है, ये एक एलिगरी है, बीस्ट फेबल है। अब आ जाएंगे इसकी भी कैरेक्टर को देख लेते हैं। नेपोलियन कौन है, ये पिग है, यानी कि सभी पिग रहते हैं, रिप्रेजेंट जोसेफ स्टालिन द डिक्टेटर, है ना। एनिमल फॉर्म रशियन रेवोल्यूशन पर बेस्ड है, और इसमें जो नेपोलियन है ये एक पिग रहता है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, जोसेफ स्टालिन, या यूँ बोलो ना, ये जोसेफ स्टालिन का कैरेक्टर निभा रहा है नेपोलियन, ठीक है। जोसेफ स्टालिन का प्रतीक मतलब जोसेफ स्टालिन का कैरेक्टर निभा रहा है, और ये एक जैसे ये डिक्टेटर था, वैसे ये भी नेपोलियन इसी का रोल निभा रहा है, तो ये भी डिक्टेटर बन रहा है ना, डिक्टेटर है, तानाशाह पिग है, जो बाकियों पर राज करता है और क्रूरता से पेश आता है सबसे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है स्नोबॉल, ये भी पिग है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये लियोन ट्रॉटस्की को रिप्रेजेंट करता है ना। ये नेपोलियन का क्या है, राइवल है, और मतलब ये नेपोलियन का राइवल भी है और काफ़ी बुद्धिमान है, इंटेलेक्चुअल राइवल है ना, काफ़ी बुद्धिमान भी है, लेकिन नेपोलियन इसे फार्म से भगा देते हैं बाद में स्नोबॉल को। तो ये किसका किरदार निभा रहा है, लियोन का, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है बॉक्सर एक हॉर्स है, एक घोड़ा है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्किंग क्लास, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं ना, जो मेहनत करने वाले लोग, जो मजदूर वर्ग के लोग, ये इसको जो बॉक्सर है ना, ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये इसकी भूमिका निभा रहा है, एकदम ईजी वे में बोले तो। लॉयल एंड हार्ड वर्किंग, इसका सिर्फ एक ही फ्रेज बोल सकते हो, कैच फ्रेज है, जो बार बार ये बोलता रहता है, हमेशा कहता है आई विल वर्क हार्डर ना, आई विल वर्क हार्डर, मैं और मेहनत करूँगा। और लास्ट में इस बेचारे को क्या किया जाता है ना, जब ये मर जाता है ना बॉक्सर, इसे कसाई को बेच दिया जाता है। तो सोच लो वर्किंग क्लास के साथ क्या होता है, जो बड़े बड़े एलिट लोग होते हैं, सोच लो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे स्क्वेलर। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है स्क्वेलर, ये पिग है, ये भी, और रिप्रेजेंट प्रोपेगेंडा, परवदा, ध्यान रखना, ये प्रोपेगेंडा का प्रतीक है, ये नेपोलियन के हर गलत काम को सही बताकर जानवरों को बेवकूफ़ बनाता है। ओल्ड मेजर, नेक्स्ट पे आ जाएंगे ओल्ड मेजर, ये भी पिग है, ये कार्ल मार्क्स या लेनिन को रिप्रेजेंट करता है, कार्ल मार्क्स या लेनिन का रिप्रेजेंट करता है, इसी ने क्रांति का सपना दिखाया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे मिस्टर जॉन्स। मिस्टर जॉन्स कौन है, ये रिप्रेजेंट करते हैं शार निकोलस सेकेंड, ये ध्यान रखना, मिस्टर जॉन, ये रूस के पुराने राजा ना, जार निकोलस, इसको जार पढ़ा जाएगा, रिप्रेजेंट जार निकोलस सेकेंड। तो ये रूस के एक पुराने राजा थे जार निकोलस, उसका ये प्रतीक है मिस्टर जॉन्स, है ना। ये शराबी और लापरवाह इंसान था जिसे जानवरों ने भगा दिया। नेक्स्ट पे आ जाएंगे बेंजामिन, ये डंकी है बेंजामिन, है ना, ये एक सैनिक है एंड रिप्रेजेंट द स्केप्टिकल इंटेलिजेंसिया, ठीक है। ये क्या है, ध्यान रखना, जो बेंजामिन है ये डंकी है, ये एक ना निराशावादी या शक्की वो गधा है, ये पढ़ा लिखा है लेकिन चुप रहता है, इसका मानना है कि सरकारें बदलती रहेंगी पर ज़िंदगी खराब ही रहेंगी, इसका ये मानना है, ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएंगे वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डैलोवे। इसमें कैरेक्टर को देख लेंगे हम।
क्लैरिसा डेलोवे ये कौन है? ये अपर क्लास वुमेन है, प्रिपेयरिंग फॉर अ पार्टी। तो इसमें क्या होता है, जो क्लैरिसा डेलोवे है ये अमीर है, अपर मिडिल क्लास फीमेल है जो लंदन में एक पार्टी देने के लिए तैयार है, और ये ऊपर से तो खुश दिखती है पर अंदर से खालीपन फील करती है। नेक्स्ट जो है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ। ये जो सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ है ना, ये शेल शॉक्ड वर्ल्ड वार फर्स्ट वेटरन क्लैरिसा डबल। तो ये ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ है, ये वर्ल्ड वार जब हुआ था उस समय ये एक सैनिक था जो शेल शॉक्ड का पीड़ित हो गया, यानी कि मानसिक रूप से ये बेचारा बीमार हो गया। अच्छा, शेल शॉक को और क्या कहा जाता है? तो PTSD, आज के ज़माने में PTSD कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना PTSD का, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना PTSD का, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है, याद रखना। तो ये इससे मतलब पीड़ित था सेप्टिमस स्मिथ, ओके, मानसिक रूप से बीमार था। और ये क्लैरिसा का डबल रूप भी कहा जाता है, क्लैरिसा का ये डबल कहा जाता है, डबल रूप, दूसरा रूप। जब ये सुसाइड करता है ना तो क्लैरिसा को अपनी ज़िंदगी की सच्चाई समझ में आती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है पीटर वॉल्स, ये क्लैरिसा का ओल्ड शूटर है, क्लैरिसा का पुराना प्रेमी है। यह हमेशा चाकू से खेलता रहता है, पॉकेट नाइफ, क्रिटिकल ऑफ हर लाइफ। तो ध्यान रखना, हमेशा चाकू से खेलता रहता है। और ये क्लैरिसा की अमीर ज़िंदगी की आलोचना करता है ना। शैली शेटन, तो ये ध्यान रखना, जो शैली शेटन है ये कौन है? ये क्लैरिसा की वाइल्ड फ्रेंड फ्रॉम यूथ है ना। क्लैरिसा की मतलब जब क्लैरिसा यूथ थी उस समय की सहेली है, बहुत बिंदास है। क्लैरिसा और सैली के बीच एक किस हुआ था जो क्लैरिसा की ज़िंदगी का सबसे खुशहाल पल था, ये ध्यान रखना, शैली के बीच में। रिचर्ड डेलोवे ये क्लैरिसा का हस्बैंड है, पॉलिटिशियन है। तो ध्यान रखना है, क्लैरिसा का पति है, पॉलिटिशियन है, स्वभाव से बहुत सीधा है, सरल है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम विलियम गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पे आ जाएंगे। तो इसमें जो कैरेक्टर है राल्फ है, ओके। राल्फ जो कैरेक्टर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर, लीडरशिप एंड सिविलाइजेशन, यानी कि ये लोकतंत्र व्यवस्था और नेतृत्व का प्रतीक है। मतलब ये बच्चों का चुना हुआ नेता है जो शंख बजाता है। तो ये वर्ड याद रखना, CONCH, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कॉन्च के लिए याद रखना, मतलब जो बच्चे हैं मतलब ये बच्चों का चुना हुआ नेता है जो कॉन्च बजाता है, शंख बजाता है ना। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है जैक को याद रखना, ये जंगलीपन और सत्ता का भूखा, मतलब सत्ता की भूख का प्रतीक है। रिप्रेजेंट सेवेजरी एंड डिज़ायर फॉर पावर, ये सत्ता चाहता है, सत्ता की भूख, मतलब सत्ता की जो भूख, मतलब सत्ता पाना चाहता है, इसकी भूख है इसको, ये इसका प्रतीक है। ये शिकार करना पसंद करता है और सत्ता की चुनौती भी देता है, तो ये ध्यान रखना है। पिग्गी को याद रखना, ये भी कैरेक्टर है, ये बुद्धि और विज्ञान का प्रतीक है। रिप्रेजेंट इंटेलेक्ट एंड साइंस, यानी कि जो बुद्धि है और जो साइंस है उसका ये प्रतीक है, तो ये ध्यान रखना है। हिज ग्लासेस आर यूज टू मेक फायर, यानी कि ये मोटा है और इससे अस्थमा भी है, लेकिन ये समझदार है, इसके चश्मे से ही आग जलाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है साइमन, ये जो कैरेक्टर है ये नेचुरल गुडनेस स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट नेचुरल गुडनेस स्पिरिचुअलिटी क्राइस्ट फिगर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें क्या है कि ये जो साइमन है ये नेचुरली अच्छा और जीसस क्राइस्ट का प्रतीक है, मतलब अच्छा है। और ये किसका प्रतीक? जैसे जीसस क्राइस्ट अच्छे थे वैसे ये भी है, कुछ इसी तरह है। ये जानता है कि शैतान असल में बच्चों के अंदर ही है, इसकी हत्या कर दी जाती है लास्ट में। रोज़र जो है ये रिप्रेजेंट प्योर ब्रूटैलिटी सैडिज्म, तो ध्यान रखना है ये क्रूरता का प्रतीक है, इसे दूसरों को तड़पाने में मज़ा आता है, यही पिग्गी को मारता है रोजर। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, द स्कारलेट लेटर नथानियल हॉथॉर्न का है। जो इसकी जो मेन हीरोइन है, प्रोटैगनिस्ट है हेस्टर प्रिन, ये प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले की। वियर्स ए फॉर एडल्ट्री, तो ये ध्यान रखना है कि जो हेस्टर प्रिन है इसे एडल्ट्री के लिए सज़ा मिली है और इसे अपनी छाती पर लाल रंग का ए पहनना पड़ता है। ये बहुत मजबूत महिला है, बहुत ही स्ट्रांग महिला है। ए फॉर एडल्ट्री, बाद में क्या होता है ना, काफ़ी सेवा हुआ करती है, बाद में ए फॉर एबल भी हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। पर्ल जो है ये हेस्टर की इलेजिटिमेट डॉटर है, सिंबल ऑफ द सिन, तो ये ध्यान रखना है जो पर्ल है ये हेस्टर की नाजायज़ बेटी है, इसे लिविंग सन कहा जाता है, ठीक है। इसे लिविंग सिन कहा जाता है, लिविंग सिन। सिन कहा जाता है और ये बहुत चंचल है और अजीब बच्ची है। आर्थर डिम्सडेल कौन है?
तो ये ध्यान रखना है, ये वही मिनिस्टर हैं, पर्ल के सीक्रेट फादर हैं, कंज्यूम्ड बाय गिल्ट। तो ये ध्यान रखना है, जो आर्थर डिम्सडेल है ये शहर का युवा है, सम्मानित पादरी भी हैं, और ये पर्ल के असली पिता हैं। ये अपना पाप क्या करते हैं, एडमिट नहीं कर पाता है और गिल्ट में अंदर ही अंदर मरता रहता है। लास्ट में कर लेता है, ठीक है, लेकिन मर जाता है फिर। रॉजर चिलिंगवर्थ, ये हेस्टर का हस्बैंड है, डिस्गाइज अ डॉक्टर टू टॉर्मेंट डिम्सडेल। तो रॉजर चिलिंगवर्थ ये हेस्टर का बूढ़ा पति है ना। ये डॉक्टर बनकर आता है और डिम्सडेल से बदला लेने के लिए उसे मेंटली प्रताड़ित करता है। इसे ना लीच कहा गया है। क्या कहा गया है? लीच। जोक। नेक्स्ट पे आएंगे द ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो नाम याद रखना, सेंटियागो। ये एक ना ओल्ड क्यूबन फिशरमैन है जिसे सलाओ भी कहा जाता है, यानी कि अनलक्की। इसे सलाओ सबसे ज़्यादा बदकिस्मत कहते हैं क्योंकि 84 दिन हो गए इसने एक भी मछली नहीं पकड़ी, और ये हार ना मानने वाला इंसान का प्रतीक है। 50वें दिन जाके ये मार्लिन मछली पकड़ता है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे मैनुलिन। मैनुलिन कौन होता है? एक छोटा लड़का जो सेंटियागो का शिष्य है, और ये बूढ़े से बहुत प्यार करता है, उसकी देखभाल भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है मार्लिन, तो जायंट फिश है सेंटियागो वर्दी ओपोनेंट ब्रदर। तो मार्लिन जो है ये विशाल पक्षी है, मतलब मछली है, और ये कितने सेंटीमीटर की थी एंड मतलब कितने फीट? 18 फीट लंबी है आई थिंक, हाँ 18 फीट है ना, ये लंबी है, जिसे सेंटियागो 3 दिन तक लड़ता रहता है इससे। कितने दिन तक? 3 डेज तक, 3 डेज, यानी कि 3 दिन तक वो लड़ता रहता है इससे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और सेंटियागो इसे अपना दुश्मन और भाई दोनों मानता है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे द ग्रेव्स ऑफ रैथ। तो जॉन स्टेनबेक का है ये। ग्रेव्स ऑफ रैथ में याद रखना एक चीज़, ध्यान रखना कि ये जो नॉवल है ये कब आया था? 1939 में आया था, हालांकि टाइम तो नहीं बताना यहाँ पे। 1939 में आया था, और इसी नॉवल के लिए इनको 1940 में वो मिला था, क्या बोलते हैं, पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था, ठीक है। और 1962 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़। खैर, आ जाते हैं कैरेक्टर पे। टॉम जोड, ये जो कैरेक्टर है ना, हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, एक्स कन्विक्ट टर्न लेबर ऑर्गेनाइजर। तो ये ध्यान रखना, ये जो टॉम जोड है ना, वो इस नॉवल का हीरो है। ये जेल से छूट कर आया है, और ये जेल क्यों गया था? सेल्फ डिफेंस में। ये सेल्फ डिफेंस में किसी को मार दिया था, मतलब खुद को बचाने के लिए किसी की हत्या कर दी थी। और ये धीरे धीरे अपने परिवार की भलाई से ऊपर उठकर मजदूरों का नेता बन जाता है। माँ जोड कौन है? ये मैट्रियार्क, द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द फैमिली। ये टॉम जोड की माँ है, परिवार की माँ। ये घर की रीढ़ है, मतलब पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, जो मुसीबत के समय परिवार को टूटने नहीं देती है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, ये कौन है? जिम कैसी है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये एक फॉर्मर प्रीचर है, एक पादरी रहता है, एंड क्राइस्ट फिगर हुई इंस्पायर्स टॉम। तो ये ध्यान रखना है, ये एक क्राइस्ट फिगर है, यानी कि जीसस क्राइस्ट जैसा कैरेक्टर है, जो टॉम को सिखाता है कि सभी आत्माएं एक बड़ी आत्मा का हिस्सा है। रोज ऑफ शेरॉन, तो ये ध्यान रखना, ये टॉम की प्रेग्नेंट सिस्टर है। ब्रेस्ट फीडिंग द स्टार्विंग मैन एट द एंड इज अ की सिंबल। तो जो ये शेरन है, ये टॉम की प्रेग्नेंट बहन है। नॉवल के लास्ट में क्या होता है, जब इसका बच्चा मर जाता है तो वो एक भूखे मरते हुए आदमी को ब्रेस्ट फीड कराती है, और ये दृश्य, ये जो सीन है, ये जीवन देने का प्रतीक है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे कांथापुरा, राजा राव। अचक्का जो होती है, ये कहानी सुनाने वाली नरेटर है, एक बूढ़ी ब्राह्मण विधवा है ना। इनकी भाषा में दादी नानी की कहानियाँ वाला पुट आता है। तो ये ध्यान रखना, नरेटर एंड ओल्ड ब्राह्मण विडो। मूर्ति जो है ये प्रोटैगनिस्ट है, ये गार्डियन आइडियलिस्ट है, स्मॉल माउंटेन। ध्यान रखना, जो मूर्ति है ये हीरो है, और ये गांव का एक पढ़ा लिखा युवक है जो गांधी जी के थॉट से प्रभावित है। इसे स्मॉल माउंटेन कहा जाता है। और ये जाति पाति तोड़कर जो हरिजन है, हरिजनों के साथ मिलता है, उठता बैठता है। भट्ट याद रखना, ये मनी लेंडर है, प्रो ब्रिटिश एंटागोनिस्ट। जो भट्ट है ये गांव का ब्राह्मण, वो सूदखोर है, ठीक है। ये अंग्रेजों का चमचा है और मूर्ति के आंदोलन का यही विरोध करता है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे रंगे, ठीक है। तो रेंज गौड़ा, ये विलेज हेडमैन है, टाइगर। तो ये ध्यान रखना है, ये गांव का मुखिया है, पटेल, है ना, पटेल रेंज गौड़ा, ये गांव का मुखिया है, और इसे टाइगर कहा जाता है। ये मूर्ति का सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रांग बोलो कि सपोर्टर है, ये ध्यान रखना। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, केंचम्मा, KENCHAMMA, केंचम्मा। ये देवी होती है ना, गॉडेस होती है गांव की,
जो गांव वाले बहुत मानते हैं इस केंचम्मा देवी को, क्योंकि उनको लगता है कि जो भी बीमारियां हैं, जो भी मुसीबतें आती हैं गांव पे, वो केंचम्मा देवी ही हटाती हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है केंचम्मा। नेक्स्ट पे आ जाएंगे द बैचलर ऑफ आर्ट्स, आर के नारायण को याद रखना। एंड चंद्रन, चंद्रन ये हीरो है, प्रोटैगनिस्ट हिस्ट्री ग्रेजुएट है, यानी कि ये हीरो है और ये हिस्ट्री में ग्रेजुएट है और ये ज़िंदगी को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है, कभी प्यार में पड़ता है, कभी सन्यासी बन जाता है। मालती कौन है? द गर्ल चंद्रन फॉल्स इन लव विद बट कैन नॉट मैरी ड्यू टू होरोस्कोप, कुंडली ना मिलती है। मालती जो है ये वही लड़की है जिसे चंद्रन नदी के किनारे देखता है और प्यार कर बैठता है, लेकिन शादी क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि इनकी जो होरोस्कोप है, इनकी जो कुंडली है, ना मिलने का कारण इनकी शादी नहीं हो पाती है। फिर है कैलाश, कैलाश याद रखना। अ डिबॉस्ड मैन चंद्रन मीट्स इन मद्रास, तो कैलाश जो है ये मद्रास में चंद्रन को मिला, एक शराबी दोस्त रहता है, ये चंद्रन को जिंदगी का बिगड़ैल रूप दिखाता है, तो ये भी ध्यान रखना। लास्ट में शादी किससे करते, चंद्रन शादी किससे करता है? सुशीला से, वो भी नाम याद रखना। टू वर्जिन्स, कमला मार्कंडेय, सरोजा, सरोजा वो यंगर सिस्टर होती है, यही ऑब्जर्वर है, यही नरेटर है, तो ये ध्यान रखना। जो सरोजा छोटी बहन होती है, कहानी को नरेट भी यही करती है, ये सांवली रंगत वाली है लेकिन बहुत समझदार है और ऑब्जर्वर है, ये अपनी बड़ी बहन की गलतियों से सीखती है। जो इसकी बहन है ललिता, ये बड़ी बहन रहती है लेकिन सुंदर रहती है। गेट्स प्रेग्नेंट एंड लीव्स द विलेज, तो ये ध्यान रखना, बड़ी बहन बहुत सुंदर, बहुत एम्बिशियस होती है, फिल्म स्टार बनना चाहती है और डायरेक्टर जो मिस्टर गुप्ता होते हैं वो इसे धोखा दे देते हैं, प्रेग्नेंट रहती है, कुछ इस तरह। नेक्स्ट पे आ जाएंगे चिंगलेपुट। चिंगलेपुट कौन है? ये स्वीट सेलर है, सरोजा का कॉन्फिडेंट है ना, मिठाई बेचने वाला है, अधेड़ उम्र का आदमी है और ये सरोजा का दोस्त भी है और राजदार भी है। मिस्टर गुप्ता याद रखना, ये वही फिल्म डायरेक्टर है जिसने ललिता को सेड्यूस किया था। लास्ट आ जाएगा थिंग्स फॉल अपार्ट, चिन्मय एचबे, है ना, सारा मैंने इंपॉर्टेंट करा दिया इसमें। सबसे पहला जो कैरेक्टर है उनको कोवा, ये इस चिन्मय यानी कि थिंग्स फॉल अपार्ट का ये प्रोटैगनिस्ट है। उनको कोवा हीरो है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, फियर्स रेसलिंग चैंपियन है, फियर्स वीकनेस है। इसकी प्रॉब्लम ये है, ये कबीले का सबसे ताकतवर पहलवान है, इसे कमजोरी और असफलता से डर लगता है। ये कभी भी सामने वाले को दिखाता नहीं है कि मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ या कमजोरी मेरे अंदर है, हमेशा अपने आप को दिखाता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरा दिल पत्थर का है ना। तो इसे कमजोरी और असफलता से बहुत डर लगता है, क्योंकि ये अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहता, उनोका जैसा नहीं बनना चाहता। इसके पिता का नाम क्या है? उनोका, उस तरह नहीं बनना चाहता, इसलिए ये बहुत सख्त और कभी कभी बहुत क्रूर भी बन जाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है नोए, ये उनको कोवा का बेटा है। ये क्या करता है? क्रिश्चियनिटी धर्म को अपना लेता है। जो इसका बेटा नोए है ना, ये क्रिश्चियनिटी धर्म को अपना लेता है। उनको कोवा को लगता है कि ये एफिमिनेट और कमज़ोर है, यानी कि लड़कियों जैसा है मेरा बेटा। लास्ट में अपने पिता को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लेता है और पिता को पता भी चलता है तो मार के भगा देता है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे एजिन्मा जो है ये उनको कोवा की फेवरेट डॉटर है। एजिन्मा, सी शुड हैव बीन अ बॉय, है ना। तो ये जो एजिन्मा है ये उनको कोवा की बेटी है, यानी कि उसकी दूसरी पत्नी की। ये बहुत समझदार है और उनको कोवा मन ही मन सोचता है कि काश ये लड़का होती। इकेमे फुना कौन है? ये गोद लिया हुआ लड़का है जो उनको कोवा के साथ रहता है ना। अडॉप्टेड बाय किल्ड बाय उनको कोवा। ऐसा रहता था कि दो गांवों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो उस गांव के बीच में जो झगड़ा है उसको निपटाने के लिए, यही बोलूँ उस झगड़ा को ख़त्म करने के लिए इकेमे फुना को भेजा जाता है गाँव में। तो जब भेजा जाता है तो उनको कोवा ही उसे पालता रहता है, मतलब पालता रहता है 3 साल तक इसके साथ ही रहता है ये इकेमे फुना, और वो अपने उनको कोवा को एकदम फादर की तरह मानता है और ये भी इकेमे फुना को बेटे की तरह पालता है 3 साल तक, है ना। तो ये ध्यान रखना है। और उनको कोवा इसे पसंद करता है, लेकिन कबीले के आदेश पर अपने हाथों से इसकी हत्या कर देता है। इसलिए हत्या कर देता है ताकि लोग ये ना देखें, वो लोगों को कमजोरी नहीं दिखाना चाहता, ताकि वो कमज़ोर ना दिखे। नेक्स्ट पे आ जाएंगे ओनोका। ये उनको कोवा के फादर हैं, बहुत लेजी हैं, इंडेटेड है। उनको कोवा इससे नफरत करता है क्योंकि ये बहुत आलसी थे, बांसुरी बजाते थे, कर्ज में डूबे रहते, तो उनको कोवा को इससे नफरत है इनसे। नेक्स्ट पे आ जाएंगे ओबीरिका। 1 मिनट, हाँ जस्ट 1 मिनट, ठीक है। ये जो कैरेक्टर है ये उनको कोवा का बेस्ट फ्रेंड है, एक थिंकिंग मैन है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मिस्टर ब्राउन, ये मॉडरेट वाइट मिशनरी है, ठीक है। ये नरम दिल वाला अंग्रेज मिशनरी है जो अफ्रीकी लोगों के धर्म का सम्मान करता है, जो इग्बू सोसाइटी है उसका सम्मान करता है। तो ये ध्यान रखना। इतना ही था, मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अब आपके 18 के बाद ही मिलेंगे ना। 18 के बाद तैयार हो जाइएगा टीजीटी के लिए एंड पीजीटी के लिए एंड जीआईसी के लिए
पूरा फुल सपोर्ट करिएगा ताकि मैं पूरी क्लास आपके यूट्यूब पे लूँ। ये आप सिर्फ आपके सपोर्ट से होगा। जितना सपोर्ट आप कर रहे हो, भी प्यार दे रहे हो, इसको और बढ़ाइए और इसी तरह देते रहिए। तो ये सारी क्लासेस आपके फिर जल्दी मिलने वाली है। 18 के बाद 19 को हम मिलेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। जो 18 का एग्ज़ाम है, जिनका भी एग्ज़ाम है, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और प्लीज़ प्री निकाल लेना। एंड जो मेहनत किया है मैंने तो अपना 100% दिया है ना। अब आप लोग की बारी है, आप लोग देखें क्या करते हैं। वो तो रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा तो मुझे याद रखना, भूलना नहीं। अगर निकल गया है तो, और नहीं भी निकला तब भी बताना, हाँ मैम ये गलती हुई है, यहाँ पे गलती हुई है, तो उस गलती को भी सुधारा जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड दिल से दुआ है कि आप एग्ज़ाम में जाएँ, अच्छे से करें, ओके। क्या बोलूँ अब, अच्छे से करना, स्ट्रेस मत लेना, टेंशन मत लेना, सब कुछ अच्छे से करना। दुआएं साथ हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।